हेलो साथियों, मैं राजकुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन आपकी क्लासें निरंतर चल रही हैं, बंद नहीं हैं। तो आज हम देखेंगे इस नई बैच का तीसरा भाग। ध्यान से देखना। देखो ये सब मैं क्या दिखा रहा हूँ, बड़ा अजीब सा लग रहा होगा ना। जी बिल्कुल, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे, यही सब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टैली और बारंबारता। अक्सर आपने देखा होगा बहुत जगह बिजनेस में या वैसे आपको ऐसे कर्व दिखते हैं, है ना। तो इनका मतलब क्या होता है? आज का हमारा यही टॉपिक है, आपके सिलेबस में भी है, अभी दिखाऊंगा। तो देखो, जैसे कि ये जो मैं आपको आकृति दिखा रहा हूँ, ये पीवीआर स्टडी परिवार का ये व्यूज है, जो कि 43,000 व्यूज है 48 घंटे में। तो ये कैसे और किस आधार पे यहाँ पे दिखाया गया? देखो, 21 अप्रैल को शाम 6:30 बजे से लेकर के 23 अप्रैल को शाम 6:11 मतलब ये 2 दिन का यहाँ पर आपको ग्राफ दिखाया गया। इस ग्राफ का मतलब समझो। देखो, जीरो है, 600, 1200, 1800, कहने का मतलब इसमें 600 का डिफरेंस है। इधर साइड में क्या है? ये डेट है यहाँ से 21 अप्रैल को 6:30 बजे, और ये 23 को लेके 6:11 तक। देखो इसमें हुआ क्या क्या। अगर हम थोड़ा गहराई से चलें तो यहाँ पर आप जैसे जैसे इसको ऐसे ड्रैग करोगे, एक एक दिन का डेट दिखेगा अलग अलग। जैसे मैंने इसमें एक दिखाया हुआ है, बीचों बीच पे जो यहाँ पर मैंने लाया, तो ये दिखा रहा है कि 23 अप्रैल को दोपहर 11:30 से लेकर के 12:30 बजे के बीच जो व्यूज था वो 1639 था। 1639 था, मतलब अ, यहाँ से देखो, 1600 किसके बीच में आएगा? भाई 600 से ज़्यादा है, 1600 1200 से भी ज़्यादा है, 1800 से लेकिन कम है। इसका मतलब इसी के बीच में आएगा ना, ये इसी के बीच में आएगा। इसलिए देखो, ये इसके बीच में, यानी ये यहाँ पे ही इसको डिनोट करता है। देखो ये बिंदी है ना हल्की सी, मतलब जहाँ पे वो चिन्ह दिखा रहा है एरो, यानी कहने का मतलब यहाँ पे डिनोट कर रहा है। इसको सीधा खींचोगे तो यहाँ लगभग आएगा, यानी इसी के बीच में आएगा। तो यही होता है। कुछ हद तक टैली और बारंबारता का प्रयोग इसी सब में किया जाता है, और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, हम आपको किताबी ज्ञान के अलावा काफ़ी हद तक प्रैक्टिकली भी दिखाते हैं, इस वजह से मैंने उसको दिखाया। आज का हमारा इकाई है 11, अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता, बंटन तथा आंकड़ों का आयत द्वारा प्रदर्शन। और जो प्रदर्शन मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ। इस अध्याय में हम सीखेंगे अवर्गीकृत तथा वर्गीकृत आंकड़ों का बोध, बारंबारता का ज्ञान इत्यादि, हम ये सब सीखने वाले हैं। अक्सर आप लोगों ने देखो, ये यही कह भी रहा है कि प्रशिक्षुओं को टेलीविज़न, समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि के द्वारा किसी निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए सूचनाओं का आंकड़ा जो है मिलता रहता है। ये जो भी सूचनाएं मिलती हैं उन्हें आंकड़ा कहते हैं। जैसे आप देखते होंगे, इस समय कोरोना महामारी चल रही है, तो उसको लेकर के आंकड़े जुटाए जाते हैं कि किस ज़िले में, किस राज्य में कैसे कितना स्थिति है, क्या क्या सिचुएशन चल रही है, ये सब किया जाता है ना। लेकिन उन सूचनाओं को ऐसे समझ पाना आसान नहीं होता है। जैसे एक प्रकार से ये समझ लो कि अगर आपके घर में घर की बात कर रहा हूँ मैं, गिलास है, गिलास सभी जानते हो, पानी पीते हो, जूस पीते हो, दूध पीते हो, है ना, बहुत कुछ पीते हो, तो गिलास है। आपके घर में कटोरी है, थाली है, बर्तन है, बहुत सी चीज़ें हैं, कुर्सी है, मेज है, टेब मतलब चारपाई है, और भी मतलब बहुत सारे सामान होंगे, लैपटॉप, मोबाइल होगा, जूते चप्पल होंगे। लेकिन अगर उनको आप घर भर में ऐसे कुल फेंक दो, छीट दो भैया, आंगन वांगन में, कमरे में, रूम में, इधर उधर, कापी किताब सब कुछ इधर उधर, तो कितना अच्छा लगेगा? क्या आप समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे ना। जैसे अगर आपके घर में, बहुत ही ध्यान से समझना, ये इसी के बारे में समझा रहा हूँ, ये मत समझना भाई ये सब कौन सी बकैती होने लगी। ये जो टॉपिक है वही है, ठीक ना। तो कहने का ये तात्पर्य है, सीधा सीधा मैं बताऊं, कि बिना किसी चीज़ को व्यवस्थित किए ना हम उसके बारे में अच्छे से समझ पाते हैं, ना ही उसका मतलब निकलता है। एक प्रकार से एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर आपने अपने घर में बर्तनों को सिस्टम से नहीं रखा है, और आपके पड़ोसी के यहाँ बर्थडे पार्टी होती है, उनके यहाँ भाई थाली कम पड़ जाती है, गिलास कम पड़ जाता है, और वो आपसे पूछते हैं कि ये बताओ, आपके यहाँ कितनी थाली होंगी या कितने गिलास होंगे, क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हैं? तो अगर आपने सिस्टम से रखा है, अलमारी पे अलग अलग थाली अलग रखा है, गिलास अलग रखा है, चम्मच अलग रखे हैं, तो आपको मालूम होगा कितनी थाली है, कितने गिलास हैं, कितने चम्मच हैं। लेकिन अगर पता चले 2 थाली उस कमरे में पड़ी है, 4 ठो किचन में पड़ी है, 5 ठो वहाँ पड़ी है, तो आप नहीं समझ पाओगे कि कितना है। कहने का मतलब फिर उसका कोई मतलब नहीं होता है। आप उसको व्यवस्थित जब तक नहीं करोगे, तब तक आप उसका मतलब नहीं समझ पाओगे कि क्या है, कैसे है। उसी तरह से इन आंकड़ों को, इन सवालों को जब हम करते हैं, तो सबसे पहले उनको हम आरोही या अवरोही क्रम में रखते हैं। आरोही या अवरोही क्रम में रखने के बाद तब उनको हम सिस्टम से बनाते हैं, व्यवस्थित करते हैं, तब हम उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरोही क्रम क्या होता है, जिसको इंग्लिश में असेंडिंग आर्डर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर का मतलब ये होता है
कि ज़मीन से छत पर चढ़ना, ये ऊपर चला जाना, इसे असेंडिंग आर्डर बोलते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, इसे असेंडिंग आर्डर बोलते हैं, जिसे आरोही क्रम बोलते हैं। आरोही क्रम में क्या होता है? आरोही क्रम का मतलब ऊपर से, जैसे यहाँ आसमान से छूटा, नीचे धीरे धीरे चला गया। कहने का मतलब सबसे कम बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, धीरे धीरे सबसे छोटा। हाँ, एक एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, वैसे आप इतने बच्चे नहीं हैं, जो ये यहाँ एग्जांपल है इसको भी आप समझ सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए थे आपको, है ना? इनको आरोही आरोही क्रम लिखना था। तो आरोही क्रम असेंडिंग आर्डर में सबसे पहले 6 को लिखा, फिर 8, फिर 10, फिर 15, फिर 20, 25, 30, 35, 36, 40। देखो ये एक सिस्टम से है, क्योंकि सबसे छोटा 6 है, फिर 8 आता है, फिर 10, फिर 15, ये होता है ना। इस तरह से आरोही और अवरोही कर लिया, आरोही को जस्ट का उल्टा कर दिया। तो ये हो गई आरोही और अवरोही क्रम। हाँ, अब उसके बाद इस सारणी को ध्यान से देखिए। अब यहाँ से आपको समझाएंगे बारंबारता क्या होती है। देखो इसको ध्यान से समझना। ये क्रमांक संख्या लिखा गया, सीरियल नंबर 1 2 3 4। यहाँ फ्रूट नाम लिखे गए हैं, आम, केला, संतरा, जो भी है। यहाँ पर देखो लिखा गया खींची गई लकीरों की संख्या, यहाँ पर लकीरों की संख्या और लकीरें। बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे 4 में 3 जोड़ांगा तो भाई कितना होगा? अभी आप लिख देते हो 7, लेकिन पहले ये बहुत मुश्किल होता था, इसे 7 नहीं आता था। पहले 4 अंगुली गिनते थे, 1 2 3 4, फिर उसमें 3 अंगुली और जोड़ते थे। तो कितना होता था? ये ऐसे 4 हो गया, फिर 3 और जोड़ते थे, तो सबको गिनते थे। अगर लाइन खींच के गिनते थे तो इस तरह से अंगुली गिनते थे, तो अलग तरफ ना। तो फिर गिनते थे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह 7 होती थी तो हम 7 लिखते थे, है ना? तो बस अब हम बड़े हो गए हैं तो क्या हुआ, लेकिन बारंबारता में हम आपको लाइन खींच के जोड़ना बताएंगे, और इसी से बारंबारता संबंधित होती। देखो लाइन खींची गई ना, ये लाइनें 16 खींची गई हैं। कितनी है? 16 है। सेब कितना है? 6 है, यहाँ 6 लाइन है। केला कितना है? 9 है, 9 लाइन है। ये संतरा 8 है, यहाँ पे 8 लाइन खींची गई। लेकिन ज़रा सोचो, अगर हमें खींचना हुआ 128 लाइन तो क्या करोगे भाई? 16 लाइन तो खींच दिए हो, 12 लाइन खींच दिए हो। अब बच्चा बड़ा हो गया, अब बच्चा बड़ा हो गया, जो 3 में 4 जोड़ता था, 4 में 3 जोड़ता था, वो तो जानने लगा है। अब उसे ये जोड़ना है, तो भाई अब इतना लाइन खींचेगा तो जो कापी पापा लाएँ वो भर जाएगी इतना लाइन खींचने में। और बच्चा जो है ना, वो बच्चा का पापा बन जाएगा तब तक, लेकिन ये लाइनें खींच के जोड़ नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? ऐसी स्थिति में हम दूसरा रूल सीखते हैं बच्चे, आप सभी जानते हो, जोड़ने घटाने का। लेकिन इस बारंबारता वाले में क्या करेंगे? इसमें हमें लाइनें खींचना मस्ट है, तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। और दिमाग लगाते हैं, ये करते हैं, जैसे जितनी ज़्यादा लाइनें खींचनी है उनको पार्ट पार्ट में बांट लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने का मतलब जानते हो? देखो यहाँ पे समझा देते हैं आपको। जैसे हमें अगर 15 लाइनें ऐसे खींचना था ना, 15 खींचना था ना, तो हम क्या करते हैं? पहले 15 की जगह 5 देख लो। 5 लाइनें अगर खींचना हो तो हम ऐसे 4 लाइन खींच के एक ऐसे कट लाइन मार देते हैं। इसे बोलते हैं क्या? इसे 5 लाइन बोलते हैं, ठीक है? तो इस तरह से इसे हम पार्ट पार्ट में तोड़ लेते हैं। इस तरह से हम गिन सकते हैं। अगर हमें 15 लाइन खींचना था तो हम आसानी से गिन सकते हैं कि ये 15 लाइन होगी। ऐसे मैंने सिंबल देख लिया 3 जगह है, इसका मतलब 15 लाइन है। आसानी से आप बता सकते हो अगर 3 जगह है ना। लेकिन अगर 15 लाइन भी है ऐसे एक में, तो बिना एक एक गिने आप नहीं बता सकते हो कितना है। इस तरह से काफ़ी मुश्किल भरा ये प्रश्न हो जाता है। तो इसको व्यवस्थित करने के लिए हम इस तरह से बनाते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं? टैली चिन्ह बोलते हैं, ठीक है? हाँ, बारंबारता भी समझ लो, यहाँ से नहीं बताया मैंने। उपरोक्त सारणी में खींची गई लकीरें उक्त फल को पसंद करने वाले लोगों की संख्या को दर्शाती हैं। सारणी से स्पष्ट है कि आम को 16, मतलब 16 लोगों ने पसंद किया है, सेब को 6, केला को 9 और संतरे को केवल 8 लोगों ने पसंद किया है। अतः हम कह सकते हैं कि आम की बारंबारता कितनी है? आम की बारंबारता 16, सेब की 6, और केला की इस तरह से 9, और आप देख रहे हो यहाँ पर 8 जो है इस तरह से है। तो आप समझ गए होंगे बारंबारता क्या होती है। इसी तरह से जब बच्चों की संख्या आएगी या टीचर विद्यार्थी कुछ भी संख्या आएगी, तो जो टोटल संख्या होती है, याद रखना, वही बारंबारता होती है, ठीक है? जैसे कहा जाए अगर किसी स्कूल के छात्रों को सारणीबद्ध किया जाए, इधर नाम लिखा जाए क्लास का, जैसे क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, और क्लास 3 में 45 स्टूडेंट हैं, क्लास 4 में 75 हैं, इसमें 68 हैं, इसमें 72 हैं। तो अगर इस बारंबारता लिखा जाएगा तो यही बारंबारता है जो इधर साइड में नंबर होता है, ठीक है?
समझ गए ना। तो इस तरह से अगर इसमें पूछा जाए आम की बारंबारता कितना है तो 16 है, सेब की बारंबारता इधर साइड में जो है गिनती 6 है, केला की 9 है, ये होती बारंबारता। और इसी के आधार पर जो टैली चिन्ह सामने नंबर लाइनें होती हैं ये टैली चिन्ह कहलाते हैं। उम्मीद करते हैं आप टैली चिन्ह और बारंबारता समझ गए होंगे। तो आगे चलते हैं, अब हम थोड़ा सा आपका दिमाग का प्रयोग कराते हैं। देखो जरा ध्यान से देखना स्क्रीन पर, कह रहा कि अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता सारणी इसका बनाना है। कह रहा कि किसी विद्यालय में कक्षा 6 के 28 छात्रों के गणित प्रश्न पत्र में प्राप्तांकों का विवरण निम्नवत दिया गया है। ये कक्षा 6 के स्टूडेंट हैं, 6 क्लास के, जिनके ऑब्टेन्ड मार्क्स यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। 22, 25, 14, 6, 11, 33, 42 इत्यादि जो भी दिए गए हैं सब दिए गए हैं। इनको कह रहा कि उपरोक्त प्राप्तांकों का सारणीबद्ध कीजिए। मतलब एक प्रकार से ये, जैसे मैंने आपको सबसे आसान एग्जांपल बर्तन बताया था, क्योंकि हर किसी के घर में बर्तन जरूर होता, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई ज़मीन पे खाना नहीं खाता है ना। तो बर्तन अगर आपके घर में एक प्रकार से कहा जाए कि छींट दिए जाएँ आंगन में, एक साथ थाली चम्मच लोटा गिलास सब कुछ एक साथ फेंक दिए जाएँ, और उसके बाद कहा जाए कि इनको व्यवस्थित करिए, तो आप कैसे व्यवस्थित करोगे भाई? थाली थाली अलग रखोगे, गिलास अलग रखोगे, है ना, चम्मच अलग रखोगे, मतलब थाली मतलब प्लेट, कुछ लोग नहीं समझ रहे होंगे, वैसे सब समझते हैं। तो मतलब कटोरी अलग रखोगे, हर प्रकार के बर्तन अलग अलग रखोगे तभी सिस्टम से बनेगा ना। तो वैसे इसको सिस्टम से बनाना है। चलिए मैं दिखाता हूँ, ये बना भी लिया गया है, देखो कैसे। सबसे पहले आपको सीरियल नंबर बनाने हैं। खाने कितने बनाओगे आप? 4। एक में सीरियल नंबर लिखोगे, क्रमांक संख्या, दूसरे में प्राप्तांक लिखोगे, तीसरे में टैली चिन्ह और छात्रों की बारंबारता। ठीक है, ये 4 खाने होंगे। सीरियल नंबर में आप अपने अनुसार नंबर 1 2 3 4 डाल सकते हो। प्राप्तांक में आप अपने अनुसार नहीं डालोगे। सबसे पहले आप एक काम करोगे, देखो यहाँ पर तो नहीं दिखाया गया है। सबसे पहले दिए गए इन जो आंकड़े हैं इनको आप आरोही या अवरोही क्रम में लिखोगे, किसी एक क्रम में लिखोगे, आरोही या अवरोही क्रम में लिखोगे, तब आप इनको जब इसमें ला के रखोगे सारणी में तो आसानी होगी। ठीक है, तो इनको देखो आरोही क्रम में ही रख के डिस्प्ले किया गया है, आरोही क्रम में ही इनको हल किया गया है। कैसे? देखो प्राप्तांक 6, देखो वहाँ पर जो क्वेश्चन था वो बर्तन वाला तो था नहीं, वो था कक्षा 6 के स्टूडेंट का प्राप्तांक, क्लास 6 के स्टूडेंट के प्राप्तांक दिए गए थे। तो प्राप्तांक मतलब 6 नंबर पाने वाले जो स्टूडेंट थे वो कितने थे भाई? कुछ गधा टाइप के होते हैं क्लास में, कुछ घोड़ा होते हैं, कुछ खच्चर होते हैं, कई तरह के होते हैं ना, मतलब समझ रहे हो कि नहीं? गधा मतलब जो मतलब बहुत वीक होते हैं, घोड़ा मतलब जो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, है ना, समझ गए ना आप लोग? खच्चर मतलब जानते हो, जिनके ऊपर चाहे जितना लोड डाल दो वो वैसे ही चलते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। उसी तरह से जो 11 नंबर पाने वाले छात्र थे, कितने हैं? 2 हैं। अब कहोगे ये 6 जो है ये 2 कहाँ से पा गए, है ना? ये 11 के लिए आप 2 कहाँ से पा गए, और 14 के लिए 4 कैसे पा गए? तो चलो मैं दिखाता हूँ, ये देखो जो नंबर 6 है वो इसमें 2 टाइम शामिल होगा। देखो ढूंढो बत्ती लेकर के, 6 जो है इसमें 2 बार है, कहाँ कहाँ है? देखो एक ये है, एक ये है, और कहीं है बताओ? 6 और कहीं है? नहीं है ना। तो 6 जो है ये 2 बार शामिल था, इसलिए हमने इधर संख्या में 6 लिखा था, प्राप्तांक में 6 लिखा था। इधर छात्रों की संख्या कितनी थी? 2। इसी तरह से मैंने 2 और भी लिखा था, किसमें भाई? 6 के अलावा एक गिनती और थी जिसमें मैंने 2 लिखा था, 11 में ना, क्योंकि 6 के बाद 11 ही आती है, 14 तो आता नहीं है। तो 11 में मैंने 2 लिखा था, क्यों लिखा था? ये देखो इधर आँख खोल के देखो जल्दी ध्यान से, भाई मेरी बात को बुरा मत मानना, कहने का मतलब यार समझो दिमाग से, ठीक है? थोड़ा सा अजीब सा लगता है ना ये सब। देखो 11 एक है, और कहीं है, ये है ना, और कहीं 11 नहीं है ना। तो ये 2 बार था, इसलिए क्या लिखा गया? इसके लिए 2 लिखा गया। इसी तरह से 14 जो है 4 बार है, कहाँ कहाँ है? देखो एक बार ये है, भाई थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, 2 3 और ये 4। तो ये 14 जो है 4 बार है, इसलिए इसके आगे कितना लिखा गया? 4। इसी तरह से इसमें देख देख के सभी को लिखना है। तो हमने इसको लिख लिया, 14 12 18 42 जो भी था, जितने बार थे इसको लिख लिया। उसके बाद जो टोटल बारंबारता होती है उसको जोड़ लिया जाता है। इस प्रकार ऊपर दी गई सारणी की अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता बंटन सारणी अथवा बारंबारता सारणी भी इसको कहा जाता है। तो ये था बारंबारता सारणी के बारे में, आप समझ गए ना। आंकड़ों का वर्गीकरण, ये तो आपने उसको अभी केवल समझा कि बारंबारता होता क्या है, आंकड़े क्या होते हैं, ये समझा। अब इनका वर्गीकरण कैसे होता है इसको देखो।
चलो देखते हैं। वर्गीकरण मतलब जैसे कहा जाए एक प्रकार से कि भाई हमारे पीवीआर स्टडी में, माफ़ी चाहते हैं मतलब आपके सभी के पीवीआर स्टडी में इस समय 1,52,000 छात्र हैं। कितने हैं? 1,52,000 से अधिक छात्र हैं। मतलब ये गिनती 6 अंक में है। अब इसमें कई प्रकार के छात्र हैं। एसएससी के छात्र हैं, डीएलएड के छात्र हैं, टेट सीटेट वाले हैं, आरआरबी वाले, एनटीपीसी वाले, मतलब कई प्रकार के छात्र हैं ना। तो अब हम मान लेते हैं मोटा मोटा बात कि 4 प्रकार के अगर छात्र हैं तो इनमें 1,52,000 कैसे हैं? वो 4 प्रकार के। एसएससी मान लो, चलो ये टेट सीटेट मान लिया मैंने, ये डीएलएड मान लिया, DELED, और इधर मान लो चलो जीरो लेवल मैथ वाले, है ना। तो देखो अब इनको 4 कैटेगरी में अलग अलग बांटना है भाई। टोटल जितने हैं उतना ही नंबर होना चाहिए। समझने की कोशिश करो तो आप जान गए ना कैसे बांटेंगे। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका आप इसमें से समझोगे। इसमें से कैसे समझना है? कह रहा कि 100 अंकों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और फेल होने वाले यानी कि अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के अंकों की सीमा कितने से कितने अंकों तक है, और परीक्षा फल को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करने की परीक्षा की व्याख्या करने में क्या सुविधा होती है, इसको एक सारणी बना करके दिखाना है। देखो आप सभी जानते हो, बचपन से पढ़ते आए हो जब छोटे थे तभी से, कि जब हमारे एग्ज़ाम होते हैं वार्षिक एनुअल तो 100 नंबर के होते हैं। तो 100 नंबर में आपने सुना होगा कि जो केवल पास हो जाता है उसको केवल 33 नंबर मिलता है। मतलब वो ऐसे बॉर्डर पे खड़ा है कि अगर आगे को झुक गया तो मर गया, पीछे को गया तो जिंदा हुआ। मतलब अगर वो 32 पा गया तो फेल, है ना। अगर वो 33 पा गया तो पास, मतलब बॉर्डर पे होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा परीक्षा में कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, लेकिन कभी आपने गौर किया होगा तो समझ जाइए कि वो बंदा फर्स्ट आता है जो 60 या 60 से अधिक नंबर पाता है। समझ गए ना। मतलब कि अगर कोई 90 नंबर पाया है, कोई 60 पाया है, कोई पूरा 100 पाया है, तो ये तीनों फर्स्ट ही कैटेगरी में है। 60 वाला भी फर्स्ट पास है और 100 वाला भी फर्स्ट पास है, बस थोड़ी इज्जत ज़्यादा होती इसमें, है ना। लेकिन ये थोड़ा पुराने ज़माना की बात हो गई। अब नए ज़माने में ग्रेड मिलता है, और ग्रेड में ये अंतर जो है ख़त्म जो हो गया था उसको फिर से लाया गया। अब ये अंतर ख़त्म नहीं होता है। आप जानते होंगे जो 60 नंबर पाया है अगर वो बी ग्रेड पाता है, तो जो 90 नंबर पाता है वो क्या पाता है? ए प्लस ग्रेड पाता है। ऐसा कुछ होता है, जानते हो कि नहीं आप लोग? ऐसे कुछ ग्रेड का सिस्टम हो गया ना, तो वो ग्रेड वाला अलग होता है। तो इस तरह से इसमें देखो इन छात्रों को अलग अलग बांटा गया अंतराल में, कि जो छात्र फेल होंगे वो 100 नंबर में 32 नंबर या फिर उससे कम पाए होंगे। जो थर्ड पास होंगे मतलब तृतीय श्रेणी में, वो 33 से लेकर 44 नंबर तक पाए होंगे। चाहे वो 35 नंबर पाए होंगे, चाहे 43 पाए होंगे, चाहे 38 पाए होंगे, मतलब वो थर्ड डिवीज़न पास हैं। जो सेकंड डिवीज़न पास हैं वो 45 नंबर या उससे अधिक पाए हैं, मतलब जो 45 पाया है वो भी सेकंड डिवीज़न पास है, जो 58 नंबर पाया वो भी सेकंड डिवीज़न पास है, जो 53 नंबर पाया वो भी सेकंड डिवीज़न पास है। तो इस तरह से इनको क्या किया गया, सारणी में रख के आपको दिखाया गया, जिससे कि आपको इनको समझने में सुविधा हो। उसके बाद अब आप इसे यहाँ से समझ सकते हैं। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे ये समझाया गया कि जब आप इन्हें सारणी में रखोगे तो एक क्रमबद्ध तरीके से रखोगे। जैसे 0 से 10 तक, फिर ये 10 से 20 तक, 20 से 30 तक। कहीं पर इसको ऐसे नहीं करोगे कि 8 से 12 तक, 3 से 7 तक, 9 से 5 तक, ऐसे नहीं करोगे। मतलब एक प्रकार से 10 के गुणांक में ही वो नंबर होने चाहिए। ठीक ना, ये चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं? इसे आप पढ़ लीजिए, ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो बताना, ठीक है। जूम करके आप देख लो इसे। तो आगे चलें। चलिए देखिए, प्रयास कीजिए। प्रयास करने के लिए आपको दिया है, इसका प्रयास तो आपको ज़रूर करना पड़ेगा। या हम मैं होमवर्क दे दूं, चाहे बता देता हूं थोड़ा बहुत। चलो पहले सारणी को ध्यान से देखो, बहुत गौर से। कह रहा कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी अध्ययन कीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका अध्ययन करना है आपको, समझना है कि क्या है ये, उसके बाद नीचे आंसर देना है, पूछा गया है सवाल। देखो वर्ग अंतराल दिया गया है रुपए में दैनिक आय, और बारंबारता दिया गया है श्रमिकों की संख्या। मतलब 100 से लेकर के 125, 100 से लेकर के 125 दैनिक आय प्राप्त करने वाले 46 छात्र और श्रमिक हैं। मतलब कि जो 100 रुपया डेली कमा रहे हैं
और जो 125 रुपया डेली कमा रहे हैं, मतलब कोई 100 कमा रहा है, कोई 110, 115, 125, 120, 118, तो इस तरह से जो संख्या है श्रमिकों की वो 46 है। और जो श्रमिक 125 से 150 तक कमा रहे हैं, मतलब कोई 125 कमा रहा है, कोई 145, कोई 148, कोई 138, 132, तो इस तरह से कुल जो मजदूर हैं, लेबर हैं, वो 23 है। ठीक है, ये दिया गया है, नीचे तक सारणी दिया गया, इसे आप देख लो। लेकिन अभी तो देखने में मज़ा आ रही है, अभी इनके सवालों के जवाब देने हैं आपको। सवालों के जवाब, ये सवाल हैं आपके सामने। चलो बताओ जल्दी, फट से कमेंट करके बताओ अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तुरंत। और हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आप यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो व्हाट्सअप नंबर को नोट कर लें, उस पर आप मैसेज ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया गया है या फिर यहाँ पे दिया गया है, इसे आप लिख लो। फिर मैं हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इस पे ज्वाइन DLED लिख करके भेजें, जिससे आपको डेली और रेगुलर हर एक क्लास मिल सके। नहीं तो ऐसे आपको बहुत सारी क्लासें तो मिलेंगी, लेकिन सिस्टम से और जल्दी नहीं ख़त्म होगा आपका कोर्स। हो गया ना। चलिए, कह रहा वर्ग अंतराल क्या है। देखो, वर्ग अंतराल की माप, कहने का मतलब ये है यार, वर्ग अंतराल की माप। देखो, वर्ग अंतराल कितना है, यहाँ आप देख रहे हो ना, 100 से 125 कह रहा है। इसके बीच में कितना डिफरेंस है, 25 का है कि नहीं भाई। 125 से 100 घटाओगे तो 25 आएगा ना। अगर आप 175 और 200 देख लो, तो 200 से अगर 175 घटाओगे तो ये भी क्या आएगा, 25 ही आएगा। इस तरह से आप कोई भी ले लो वर्ग अंतराल, कितने का है ये, 25 का है ना। यानी वर्ग अंतराल कितना है, 25 का है। चाहे ले लो 300, 325 वाला ले लो, इसमें भी 25 आएगा। 325 से 300 घटाओगे तो पहले का आंसर कितना हो जाएगा, वर्ग अंतराल की माप कितना है, 25 है, 25 है। दूसरा कह रहा है कि इस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है। चलो भाई देखते हैं, बारंबारता मतलब ये नंबर इधर वाला किसमें सबसे ज़्यादा है। देखते चलो नीचे से दिमाग लगा के, 23, 65, 90, 110 इत्यादि। चलो मैं इसको दौड़ाता हूँ स्क्रीन पे, देखो अब बताओ सबसे ज़्यादा किस में आ रही है। अरे यार बहुत ज़्यादा तो है ही नहीं है, हमें लग रहा है सबसे ज़्यादा कौन है, समझ गए ना, 130। सबसे ज़्यादा कितना है, 130 बारंबारता, लेकिन किसकी है, इसके सीधे ले जाओ। 175 से 200 की बारंबारता जो है वो सबसे ज़्यादा है। कह रहा कि किस वर्ग अंतराल की, तो 175 से 200 लिख दो, बस हो गया। किस वर्ग की बारंबारता सबसे कम है, भाई सबसे कम नीचे 23 दिख रहा है, ऊपर भी और कुछ है का, 23, 46, 23। सबसे कम तो डिसाइड नहीं कर सकते हो यार भाई। 125 से 150 की भी वही है, और 300 से 325 की भी वही है। बारंबारता सबसे कम किसकी है, तो इसमें अगर हम ऊपर से लेंगे तो आप 125 से 150 लिख सकते हो। 125 से 150 चूँकि ऊपर से ही गिनता शुरू करेंगे, है ना, देखना। हाँ, आगे क्या कह रहा है, वैसे नहीं तो आप दोनों लिख दोगे। वर्ग अंतराल 300 और 325 की उच्च सीमा व निम्न सीमा क्या है। देखो यार ये बहुत अच्छा चीज़ है। कह रहा है इसकी उच्च सीमा और निम्न सीमा क्या है। वर्ग अंतराल 300, 325 है, मतलब 300 से शुरू होता है, 325 पर ख़त्म होता है। अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था, ये निम्न सीमा होती है जहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ पे एंड होता है, ये उच्च सीमा होती है। तो 300 निम्न सीमा है और 325 क्या है, ये उच्च सीमा है। बात समझ गए ना। कह रहा कि किन दो वर्गों की बारंबारता समान है। भाई ये 23 है बारंबारता समान, देखो 23 सबसे नीचे वाले का है, ऊपर से दूसरा, मतलब 23 किसका है, 125 से 150 और 300 से 325 का इसकी समान है। इस तरह से इसके सारे जो आंसर थे वो हो चुके हैं। अगला क्या कह रहा है, इसको भी आप देख रहे हो स्क्रीन पे। कह रहा है कि इसके पूर्व अब आयत चित्र के बारे में बात करते हैं, इसको बिना पढ़े हुए, फिलहाल आप पढ़ तो लेते हो। आयत चित्र क्या होता है, आयत चित्र वो होता है जो ग्राफ होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाऊं, तो अभी नीचे आप देख लो पहले, तब फिर आगे बात करते हैं। इसे आयत चित्र बोलते हैं। अक्सर आपने इस समय न्यूज़ देखा होगा, टीवी में देखते होंगे, तो कोरोना का ग्राफ मीडिया वाले उछाल उछाल के ऐसे ग्राफ में दिखाते हैं, है ना। शम्स ताहिर खान वगैरह का आप देखते होंगे रिपोर्ट आज तक में, दिखाते हैं किस तरह से इसका ग्राफ बढ़ रहा है, कैसे ऊपर जा रहा, नीचे आ रहा है, इसे दिखाते हैं ना। तो यही होता है क्या, यही होता है आयत चित्र। इसी के आधार पे आंकड़ों को दिखाया जाता है, जिससे समझने में आसानी होती है, कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा बातें को दिखाया जा सकता है इस तरह से। ठीक है, बात समझ रहे हो ना। तो चलो अब हम आगे पहले इसको विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए, इसको बताने से पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि आपको मैं इसको ऐसे समझा दूँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा।
देखो जैसे वर्ग अंतराल दिया गया, इसे आप ऐसे समझ लो। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि यहाँ पर यक्स अक्ष होता है एक। चित्र में यक्स अक्ष पर वर्ग अंतराल को आधार मानकर आयत खींचे जाते हैं। यक्स अक्ष को आधार मानकर मतलब यक्स अक्ष ये होता है जहाँ से शुरू होता है, ठीक है। यहीं से आधार मान करके आयत खींचे जाते हैं। जैसे ये बारंबारता दिखाई गई है, जैसे इसको मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आप ले लो इस समय प्रेजेंट टाइम का जो हालात चल रहा है आपका बीमारी वाला। तो चलो मान लेते हैं अप्रैल में आ जाते हैं हम। अप्रैल में 0 से लेकर के 10 अप्रैल तक जो मरीजों की संख्या है मानो 2 है। बात समझ गए ना? देखो इसको समझो, चूँकि ये 2 किसके ऊपर है, 0 से लेकर 10 तक ना। इसका मतलब ये कि 1 अप्रैल 0 तो होता नहीं, 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक जो मरीज की संख्या थी कितनी थी, 2 थी। इसके बाद देखो 10 से लेकर के 20 तक, ये यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक। इसको सीधा ले जाओगे 6 पे जाएगा ना। यानी कहने का ये मतलब है कि 10 से लेकर के 20 अप्रैल तक मरीजों की संख्या कितना हुई, 6 हुई। काश यही हुई होती तो और अच्छा रहता, नहीं तो 20 तक तो भाई 20,000 के ऊपर हो गया है ना। तो मतलब समझ रहे हो कुछ, कि 10 अप्रैल से 20 अप्रैल तक कितना है, 6 है। और 20 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये संख्या बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी और 6 से 14 हो गई। मतलब 20 से लेकर 30 तक। कुछ समझ में आ रहा कि नहीं? आंकड़ों को मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे समझते हैं इस पर। इसी तरह अगर आगे बढ़ें तो आप देखो 30 से लेकर के 40। अब भाई 40 अप्रैल तो होता नहीं है, मान लो 10 मई तक ये संख्या हो गई 16। ये होते हैं आंकड़े, इनको ऐसे ही निरूपित किया जाता है। ये बनवाने के लिए यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया था कि चित्र बनवाइए, जो कि चित्र नीचे बनाए गए हैं। यहाँ पर क्षैतिज अक्ष पर वर्ग अंतरालों को निरूपित करते हैं। देखो आपसे कभी पूछा जा सकता है क्षैतिज अंतराल क्या होता है। क्षैतिज और दंड, देखो दंड का तात्पर्य है सीधा, स्तंभ जिसे बोलते हैं। क्षैतिज का मतलब ये, तो कह रहा कि क्षैतिज अक्ष पर वर्ग अंतरालों को निरूपित करते हैं और दंड पर जो है उसकी बारंबारता दिखाते हैं, ठीक है। तो क्षैतिज अंतराल पे हम क्या दिखाते हैं, वर्ग अंतराल। ये है क्षैतिज, जैसे वर्ग अंतराल 0, 10, 20, 30, 40 है ना, ये वर्ग अंतराल है। दंड कौन सा है, दंड मतलब जो ऊपर साइड को जा रहा है, ये स्तंभ, ये सभी क्या है, ये बारंबारता दिखाते हैं। तो इस तरह से आपका ये बना हुआ है, इसे आप समझ सकते हैं। आयत चित्रों से निष्कर्ष क्या निकलता है, अभी आप निष्कर्ष खुद से निकालोगे तब मज़ा आएगा। चलो आंसर देने के लिए हो जाओ रेडी, गेट रेडी, ठीक है ना, इंग्लिश में ऐसे तो बोलते हैं ना। चलो, कह रहा कि आयत चित्र से क्या निष्कर्ष निकलता है। आयत चित्र को दिखाकर प्रशिक्षुओं से निष्कर्ष निकलवाइए। तो हम निकलवाने के लिए तैयार हैं, बस आप निकालने के लिए तैयार हो जाओ। देखो इस चित्र को ध्यान से देखो, नीचे ऊपर मैं दिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखो। ये जो है इधर ये शिक्षार्थियों की संख्या है, 12, 10, 8 जो है ये विद्यार्थियों की संख्या है। इधर साइड जो है ये क्या है, बारंबारता है। ये बारंबारता नहीं है, इसे आप अच्छी तरह समझो तो ये ऊंचाई है विद्यार्थियों की। इसे एक बार ऐसे समझ लो, देखो 0 से लेकर 2 तक। कहने का ये मतलब है कि 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 145 सेंटीमीटर है, ठीक। और 150 से लेकर के 155, मतलब 150 से लेकर के 155 सेंटीमीटर तक जो ऊंचाई है वो कितने छात्र हैं, ये देखो इसके बीच में आ रहा है इसका आंकड़ा, मतलब 10 से कम और 8 से ज़्यादा। अब सबसे पहला जो इसमें आपसे सवाल पूछा गया उसे आप देख लो। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि सबसे अधिक शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में हैं। सबसे ज़्यादा शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में हैं। भाई सबसे ज़्यादा शिक्षार्थी, आप अगर शिक्षार्थी देखो तो इधर साइड दिख रहे हैं संख्या है, देखो सबसे ज़्यादा क्या है, 12 है ना। 12 शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में हैं, इसको ज़रा ध्यान से चलाओ प्लेन। अरे यार सीधा चलना चाहिए जिससे समझ में आइए। कुल मिला के इसी पे जा रहा है ना ये। यानी कि सबसे जो अधिक शिक्षार्थी हैं किस ऊंचाई वर्ग में हैं, 155 से 160। इसका आंसर हो जाएगा 155-160। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 160 से 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई के शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। 160 से 165, देखो ये पूछ रहा है इसके बीच कितनी है। तो इसका स्तंभ यही तो है ना, यही वाला तो है ना। कहाँ तक जा रहा है ये 10, मतलब कितनी है, 10 है ना। समझ के कितनी है, 10 है। कह रहा है सबसे कम शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है। भाई सबसे कम शिक्षार्थी मतलब 2 ही विद्यार्थी किस में है, 145 सेंटीमीटर वाले 2 हैं, है ना। अगला, उपरोक्त आयत चित्र से प्रश्नों का हल होगा। सबसे अधिक शिक्षार्थी 155
से 160 ऊंचाई वर्ग में है। देखो इसका उत्तर दिया गया, जो मैंने बता दिया, मैंने पहले ध्यान ही नहीं दिया फिलहाल। हाँ, एक बात और ध्यान देना, जो मैंने थोड़ी त्रुटि किया उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। जो मैंने 145 बताया, ये अकेले नहीं लिखा जाता है, ये बगल वाले को भी लेके लिखा जाता है। मतलब 145 से 150 इसका आंसर होगा। क्या होगा? 145 से 150। तो इस तरह से ये है, आप समझ चुके हैं इसको। अगर हम आगे बात करते हैं, निम्नलिखित आयत चित्र को देखकर उसके नीचे दिए हुए प्रश्नों का जवाब दीजिए। तो ये कह रहा है कि कक्षा कौन सा कक्षा है भाई? 8। कक्षा 8 की लड़कियों की संख्या दी गई, इधर इधर उनकी ऊंचाई दी गई है। तो कक्षा 8 में लड़कियां हो या लड़के हों, थोड़ा बड़े हो जाते हैं, आपको पता है ना। लेकिन कुछ नाटे भी रहते हैं छोटे छोटे। तो उसमें एक लड़की ऐसी है जो मात्र 125 से 130 सेंटीमीटर के बीच है ना। नीचे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इस आयत चित्र द्वारा क्या सूचना दी जा रही है। सबसे पहले ये बताओ, इस आयत चित्र में कौन सी सूचना दी गई है? देखो यहाँ ऊंचाई दी है, यहाँ लड़कियों की संख्या दी है, इसका मतलब इसका आंसर होगा इस आयत चित्र में लड़कियों की ऊंचाई की सूचना दी गई है। इसका आंसर नहीं दिया है। इस आयत चित्र में लड़कियों की ऊंचाई के बारे में सूचित किया गया है। दूसरा कह रहा है किस वर्ग में अधिकतम लड़कियां हैं? किस वर्ग में अधिकतम लड़कियां हैं? अधिकतम लड़कियां मतलब जो सबसे ऊपर है, नंबर 6। देखो 6 लड़कियां हैं ना, किसमें है? इसमें है। मतलब 145 140 से 145 वाले में अधिकतम लड़कियां हैं। अगला कह रहा कितनी लड़कियों की लंबाई 145 सेंटीमीटर या उससे अधिक है? कितनी लड़कियों की लंबाई 145 सेंटीमीटर या उससे अधिक है? 145 सेंटीमीटर देखो कहाँ है, ये है ना। तो 145 सेंटीमीटर या उससे अधिक, देखो 140 से 145 अगर हम ले लें, ये इतना हो गया ना। इधर का जितना है वो उसका आंसर है पूरा। तो कितनी है? 4 2 6 1 7। भाई ये 145 है, यहाँ तक 145 है। इसके इधर जो है सब उसका आंसर है, मतलब उससे अधिक वाली हैं। 4 इसमें, 2 इसमें, 1 इसमें, 7। कितनी लड़कियाँ हो जाएंगी? 7। मतलब 7 लड़कियाँ ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई जो है वो कितना है? 145 सेंटीमीटर या उससे अधिक है। इसके आगे देखो, यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हें आप अभ्यास प्रश्न के रूप में खुद से घर से करोगे। मैं इसको नहीं करवाऊँगा। 5 5 के वर्ग विस्तार पर वर्ग बनाइए। बना लोगे कि नहीं? 5 5 के वर्ग विस्तार पर वर्ग बनाना इसका, जैसे मैंने बताया वैसे ही। ठीक है। और अगला देखो, ये दिया गया है, इसको देख करके प्रश्नों के उत्तर देना है। इसको खुद से करना, मैं नहीं बताने वाला हूँ। क्वेश्चन देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और नहीं तो वीडियो को रोक रोक करके लिखो। अगर आप ऐप में देख रहे हो रेगुलर क्लास, तो आप वीडियो को रोक रोक के लिखो। स्क्रीन पे टच करो, रुक जाएगा। नीचे देखो आंसर दिया गया है, और सॉरी आंसर नहीं मतलब क्वेश्चन। ये सवाल जो हैं इनके जवाब आपको देने हैं, ये ऊपर वाली जो तालिका है इसको देख करके आपको इन सवालों के जवाब देने हैं। ठीक, ओके ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग बहुत तेज़ी के साथ। तीसरा क्वेश्चन भी दिया गया है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी में 60 शिक्षार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं। तो करना क्या है? देखो एक और दिया गया है, इसमें भी दिया गया है। अभी इसमें से पूछा जाएगा क्वेश्चन, और आपको करना है। ठीक है। तो इस तरह से आपको इन सभी सवालों के जवाब देने, समझ गए ना। जितने भी दिए गए हैं आपको इन सभी के सवालों के जवाब देने हैं। और नहीं समझ में जो आएगा कमेंट करके बताना। यार इसमें पूछा तो कुछ नहीं किया है, दिए गए हैं बस बस पूछा कुछ नहीं है। नीचे दिए गए बारंबारता बंटन आयत चित्रों द्वारा निरूपित कीजिए। हाँ ये तो निरूपित कर लेना। ठीक है, तीसरे में तो कुछ पूछा ही नहीं है, तीसरे में भी आप निरूपित कर देना। पाँचवा देख रहे हो, आयत दिया गया है, इसका क्वेश्चन भी नीचे दिया गया है, इसको बताना। पाँचवा के क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, देखो इनको देख करके आपको बताना है। ठीक है ना। तो आप इनके जवाब तो दे लोगे ना, अगर अच्छे से समझे हो तो दे लोगे, नहीं समझे हो तो फिर से देखो, पूरा देखो एंड तक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो वर्ग अंतराल, इसकी माप पूछा है। वर्ग अंतराल 50 से 75 की माप क्या है, इसको आप बताना। नहीं आएगा तो पूछना। आंकड़ों में 5 की बारंबारता। किसी गणित विषय में एक छात्र को 27 अंक प्राप्त हुआ, इस टैली चिन्ह इसके लिए क्या होगा? देखो 27 अंक प्राप्त हुआ, मैंने आपको शुरू में बता दिया था, इसको बता देता हूँ कि 5 के लिए हम 4 लाइन खींच के एक काटते हैं, तो इसे 5 जोड़ते हैं ना।
तो ये देखो सब में ये 5 5 10 5 15 5 20 5 25 2 27। देखो 5 5 10 5 15 5 20 2 22। 5 5 10 5 15 5 20 और 20 5 25। देखो 27 कहाँ हो रहा है, पहले में हो रहा है ना, मतलब पहला सही है। समझ गए ना। तो इस तरह से यार इसको आप कर लेना। और आपका ये जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो चुका है, 12 वाला मैंने पढ़ा दिया पहले, चूँकि पीछे तरह से चल रहा है, उल्टा चल रहा है। तो आज ही विजिट करें pvrstudy.com। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया pvrstudy.com विजिट करें, वहाँ से पूरा कोर्स ले लीजिए और फिर आप निरंतर घर बैठे अध्ययन करते रहिए। तो फिलहाल आप लोगों से एक ही निवेदन होगा चलते चलते, वर्तमान सिचुएशन को देखते हुए आप लोग लॉकडाउन का पालन जरूर करें। और अगर अभी तक आपने इसे लाइक नहीं किया तो कर दें तुरंत, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें और मानवता के हित में कुछ ना कुछ ज़रूर करें। अगर आपके आसपास गरीब लोग रहते हैं उनको खाने को दें। जो आवारा जंतु इधर उधर घूम रहे हैं, अगर वो भी भोजन से तड़प रहे हैं, आप देखते होंगे, तो उनकी भी कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर करें। क्योंकि इस समय जो सिचुएशन चल रही है मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो इसमें क्या करना है, आपको समझदारी दिखाना है, मतलब भागम भाग नहीं मचाना है। हो सकता है आप इस वीडियो को बाद में देखें जब स्थिति सामान्य हो जाए, तब ये स्थिति है 2020 की, यानी मार्च 2020 में भारत क्या पूरे विश्व में लॉकडाउन चल रहा है और स्थिति गड़बड़ चल रही है। फिलहाल मिलते हैं फिर नेक्स्ट